बिल्कुल। तो भाई लिखना शुरू कर दो नया चैप्टर, दैट इज बिल्कुल अगर इंस्टीट्यूट में भैया करंट इलेक्ट्रिसिटी। कभी कभी इंस्टीट्यूट में भी क्लास ले लीजिए ना काश। चलो डन भाई, आ जाओ बिल्कुल टॉपिक की शुरुआत में। याद हो अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लास की स्टार्टिंग करी थी कि अगर हमारा चार्ज रेस्ट पे है तो वो सिर्फ कौन सी फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है। थोड़ा रिस्पॉन्स ज्यादा बना के रखना और चैट में नहीं, कोशिश करना कि थोड़ा सा आज माइक ऑन करके आंसर दो। अगर चार्ज रेस्ट पे है तो वो कौन सी फील्ड प्रोड्यूस करेगा। यूनिफॉर्म अरे क्या कह रहे हो? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। वेरी गुड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड गलत है आंसर। अगर चार्ज रेस्ट पे है तो वो सिर्फ एक ही फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म, ये कुछ भी हो सकती है। जैसे अगर सुनो तो लो, जैसे अगर मैं एक पॉइंट चार्ज की बात कर रहा हूं तो एक पॉइंट चार्ज के लिए जो फील्ड होती है वो नॉन यूनिफॉर्म होती है। कैसे पता नॉन यूनिफॉर्म होती है? के क्यूब बाय आर स्क्वायर, मतलब फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म होगी। इधर मैं पॉइंट चार्ज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं चार्जेस की बात कर रहा हूं कि अगर चार्जेस रेस्ट पे हैं तो वो सिर्फ एक ही फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। सिमिलरली सेकेंड चीज, अगर चार्ज यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है कि उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो इस केस में वो कौन कौन सी फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है। भाई क्या बात है, आप रिवाइज किए क्या? तो यार वो दो फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक उसके साथ साथ वो कौन सी फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है, मैग्नेटिक फील्ड। और अगर हमारा चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन से मूव करे तो उस केस में वो तीन चीजें कर सकता है। एक, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है, मैग्नेटिक फील्ड कर सकता है, और साथ ही साथ फिर वो भैया रेडिएशन करना शुरू कर देगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। पहले चेक करो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है या कुछ रिपीट करना है। सर क्लियर है। क्लियर है? यस सर। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो हमने फर्स्ट यूनिट पढ़ा उसमें हमने सिर्फ उन चार्जेस की बात करी जो रेस्ट पे है। जैसे कैपेसिटर, हमने कैपेसिटर लिया तो चार्जेस भैया इस कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट पे फिक्स्ड है, मतलब मूव नहीं कर रहे हैं, रेस्ट पे है। इस पे भी रेस्ट पे है, हमने सब कुछ अभी तक चार्जेस को रेस्ट पे लिया था। अब हम आ गए हैं अपने नेक्स्ट यूनिट पे जिसपे हम चार्ज को कैसे अज्यूम करेंगे कि भाई चार्ज मूव कर रहा है, और वो कैसे मूव कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो ये डन है इतनी बातें यहाँ तक? यस सर। यस सर। इसको फटाफट नोट डाउन कर लो, जैसे नोट डाउन हो जाए बता दो, फिर आगे बढ़ते हैं। डन सर। डन सर। बढ़िया, तो कैमरे को थोड़ा अपने लेवल पे ले आते हैं भैया। चलो डन। अब यार पहले तो काफी चीजें थ्योरेटिकली चलेगी, तो पहले थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट अच्छे से चेक करते जाओ। यार मैंने क्या कहा कि ये हमारे पास कोई एक कंडक्टर है, काफी चीजें अभी स्टार्टिंग में थ्योरेटिकली हैं तो बस सुनते जाओ। मैंने कहा कि ये कंडक्टर है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स? सर कंडक्टर है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कंडक्टर्स में क्या है यार, कंडक्टर्स में हमारे पास चार्जेस फ्री है, तो इस कंडक्टर में क्या हो रहा होगा भाई, जैसे मेरे पास प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सब कुछ है, लेकिन हमारा चार्ज कौन सा मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, तो यार ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन अभी हर जगह घूम रहा है, हर जगह घूम रहा है, ये फ्री है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने के लिए। ऑलमोस्ट ये जो इलेक्ट्रॉन है ये भैया कितनी स्पीड से चलता है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू याद नहीं रखनी, ये अराउंड 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है। तो मेरे को बताओ अगर ये इलेक्ट्रॉन अभी मूव कर रहा है, इस कंडक्टर को मैंने अभी किसी भी चीज से कनेक्ट नहीं किया हुआ, तो क्या इसमें अभी करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है? नो सर। एक बार पूरा कॉन्सेप्ट रिपीट कर रहा हूँ, चेक करो। मैंने क्या कहा कि सपोज ये मेरा पेन एक कंडक्टर है,
इस कंडक्टर के अंदर अभी भी चार्जेस फ्री हैं और ये रैंडमली घूम रहे हैं। तो अगर ये रैंडमली घूम रहे हैं, सपोज मैंने इसका कोई एक क्रॉस सेक्शन एरिया ले लिया, मैं आपसे पूछूं कि भैया इस क्रॉस सेक्शन एरिया से नेट मूवमेंट कितना होगा, चेक करते जाना यार, थोड़ा सा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जैसे बोल रहा हूं, तो आप कहोगे कि सर नेट मूवमेंट जीरो है। नेट मूवमेंट जीरो क्यों है? क्योंकि जितने चार्जेस राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं उतने ही चार्जेस लेफ्ट टू राइट भी जा रहे होंगे, क्योंकि इतना रैंडम मोशन है, बहुत रैंडम है, और चार्जेस हमारे पास बहुत सारे फ्री हैं, बहुत सारे चार्जेस फ्री हैं। तो जितने चार्जेस राइट जा रहे होंगे उतने ही चार्जेस लेफ्ट भी आ रहे होंगे, तो नेट मूवमेंट कितना आ जाएगा? जीरो। अगर नेट मूवमेंट जीरो है तो मैं पूछूंगा करंट कितना आएगा, तो आप बोलोगे करंट की वैल्यू कितनी आएगी? जीरो। एक बार यहाँ तक पूरा अच्छे से चेक करो सब लोग, कोई डाउट है तो पूछो। Done, sir. चैट में भी लिख के दे सकते हो, मैं चैट भी कंटिन्यूअसली चेक कर रहा हूँ। चलो डन। तो यार एक चीज पता चल गई कि सिर्फ चार्जेस के मूवमेंट से करंट प्रोड्यूस नहीं होगा, क्योंकि चार्जेस तो अभी भी मूव कर रहे हैं, सिर्फ चार्जेस के मूवमेंट से करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। तो हमें क्या करना पड़ा? नेक्स्ट स्लाइड पे देखो भाई, मैंने इस कंडक्टर को लिया और इस कंडक्टर को मैंने कनेक्ट कर दिया किसी एक बैटरी से। एक बार रिपीट, मैंने ये कंडक्टर लिया और अब की बार इस कंडक्टर को मैं कनेक्ट कर रहा हूं किसी एक बैटरी से। भाई मैंने आपको कैपेसिटर की लास्ट क्लास में भी बताया था बैटरी का पर्पस क्या होता है? Create the potential. वेरी गुड, टू क्रिएट द पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखो क्या हो रहा होगा, इस कंडक्टर के पास इलेक्ट्रॉन्स भी फ्री हैं और कुछ ना कुछ प्रोटॉन्स भी हैं। भाई मैंने अज्यूम किया कि प्रोटॉन्स मूव नहीं करते, हमें पता है। तो इस बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल क्या करेगा? इस बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इन इलेक्ट्रॉन्स को, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कराएगा। और अगर प्रोटॉन मूव कर सकते तो प्रोटॉन कौन सी डायरेक्शन में मूव करते? प्रोटॉन हमारे मूव करते ऑन द राइट साइड, पॉजिटिव टू नेगेटिव। बिल्कुल। तो एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, कहानी सुनो भाई। जैसे ही हमने इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, पहले क्या हो रहा था, चार्जेस रैंडमली घूम रहे थे, उनको मॉनिटर, उनको कंट्रोल करने वाला कोई नहीं था। लेकिन जैसे ही मैंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, भाई चार्जेस को मॉनिटर और कंट्रोल करने वाला मिल गया। भाई जैसे इधर मैंने बैटरी कनेक्ट करी, मेरे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स अब रैंडम मूवमेंट छोड़कर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लग गए। और वो कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं? टुवर्ड द लेफ्ट। टुवर्ड द लेफ्ट मतलब पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव कर। और अगर मेरे पॉजिटिव मूव कर सकते तो फिर वो सारे के सारे राइट में मूव करके बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे आ जाते। अगर अब मैं कोई एक क्रॉस सेक्शन एरिया पकड़ू, भाई डाउट आया? मैं म्यूट हो गया हूँ? नहीं मैं म्यूट नहीं हूँ, आवाज आ रही है। एक बार सब चेक करो, मैं म्यूट हो गया हूँ क्या? Yes sir. No, sir. No, sir. आ रही। No, sir. Sir, अब ठीक है। माइक म्यूट कर लिया होगा। तो यार प्रोटॉन तो मूव करते नहीं है। अगर अब मैं एक क्रॉस सेक्शन एरिया ले लूं, ये रेड वाला, अब मेरे को बताओ इस क्रॉस सेक्शन एरिया से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, नेट मूवमेंट अब की बार जीरो आएगा या नॉन जीरो आएगा? सर नॉन जीरो। नॉन जीरो आएगा, क्योंकि अब की बार चार्जेस सारे के सारे बाहर निकल रहे हैं इससे। अब की बार लेफ्ट राइट इक्वल नहीं हो रहे, तो यार अब की बार नॉन जीरो आएगा, तो अब की बार आपका करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। भैया यहाँ तक की कहानी सारी क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. करंट का फॉर्मूला क्या मिल गया इसी से हमें? भैया करंट आप 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, फॉर्मूला Q upon T. डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है? डेफिनेशन Rate of flow of charge. रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, या ये कह सकते हो अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन एरिया। अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन एरिया पर यूनिट टाइम। और ये चार्ज सारा का सारा कैसा निकलना चाहिए? भैया ये सारा का सारा चार्ज परपेंडिकुलर निकलना चाहिए, ये शर्त है हमारी, ये सारा का सारा चार्ज परपेंडिकुलर निकलना चाहिए। तो एक बार आई रिपीट द डेफिनेशन, भैया चेक कर लो। करंट की डेफिनेशन क्या हो गई? अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन एरिया पर यूनिट टाइम परपेंडिकुलरली। परपेंडिकुलर निकलना जरूरी है। Done, sir.
छोटी छोटी बातें आपको पता ही है। चार्ज का एसआई यूनिट क्या है? कूलम। टाइम का सेकेंड। करंट का एसआई यूनिट हो गया कूलम पर सेकेंड, जिसको कंबाइंडली हम क्या कहेंगे? एम्पेयर। 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 और यही इसका डायमेंशन भी है, एम्पेयर। जैसे ये पूरी स्लाइड हो जाए कंप्लीट भाई बताना, आगे बढ़ेंगे। यस सर। ये है कि सर पैरेलल निकलेगा तो क्या फॉर्मूला होगा? अभी उस चीज पे भी आएंगे कि अगर ये परपेंडिकुलर ना निकलने की बजाय किसी एंगल पे निकले तो हम फिर थोड़ा सा और डिटेलिंग में पढ़ेंगे। फिर हम करंट डेंसिटी के बारे में बात करते हैं, वो भी थोड़ा, वो थोड़ा टॉपिक अभी आ गया तो उस पे आएंगे। ओके सर। डन सर। डन सर। बढ़िया। नेक्स्ट चीज, अब सुनते जाओ भैया कहानी का। यार सपोज मैंने कहा कि ये मेरे पास दो वायर्स हैं और इन दो वायर को ज्वाइन करके ये मैंने एक तीसरी वायर बना दी, ठीक है। इस वायर में सपोज करंट फ्लो कर रहा है 3 एम्पियर, इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है सपोज 5 एम्पियर। इन दोनों के बीच की वायर में एंगल लिया है मैंने 60 डिग्री। तो आप मेरे को बताओ इस थर्ड वायर में कितना करंट फ्लो कर रहा होगा? 8 एम्पेयर because it is a scalar quantity. 8 एम्पेयर। तो आप सबने कहा कि भैया 8 एम्पियर फ्लो कर रहा होगा। कोई मेरे को रीजन बता सकता है कि इधर 8 एम्पियर क्यों आएगा? सर ये सीरीज में क्योंकि यार ये वाला सर दोनों ऐड हो जाएंगे। बिल्कुल, ये वाला सुन लो, ये वाला पॉइंट आपका बन गया है जंक्शन। तो हम ब्रांच यूज, पॉइंट। वेरी गुड, हम यूज कर रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग भैया जितना करंट एंटर करेगा उतना ही करंट क्या करना चाहिए? लीव। एग्जिट आउट करना चाहिए। बिल्कुल। तो यार मैंने देखा जंक्शन पे कितना करंट एंटर कर रहा है, 3 एम्पियर तो 5 एम्पियर। तो इससे कितना करंट बाहर निकलना चाहिए? जितना इन दोनों का टोटल होगा, तो 8 एम्पियर। अब एक चीज बताओ भैया, करंट के पास मैग्नीट्यूड है जैसे 3 एम्पियर और 5 एम्पियर 8 एम्पियर, और करंट के पास डायरेक्शन भी है। डायरेक्शन भी है क्योंकि अगर मैं 5 एम्पियर की डायरेक्शन चेंज कर दूं तो ये आंसर चेंज हो जाएगा। तो करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। तो आप मेरे को बताओ करंट कैसी क्वांटिटी होगी, स्केलर या वेक्टर? सर स्केलर होगी। लेकिन यार ये तो हमारे रूल के खिलाफ हो गया ना। हम तो अभी तक यही पढ़ते आ रहे हैं बचपन से कि अगर किसी भी क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है तो भैया फिर वो स्केलर क्वांटिटी नहीं वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। तो फिर ये स्केलर क्यों हुआ? सर ये वेक्टर अलजेब्रा फॉलो नहीं करेगा। भाई वेरी गुड। तो इसका रूल यही है कि भैया ऑल्दो इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, लेकिन ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता, इसलिए ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। और स्केलर। जैसे कि बच्चे ने आंसर भेजा है, एग्जैक्ट आंसर कि भैया टेंसर क्वांटिटी। करेक्ट आंसर यही है कि टेंसर, बट हम टेंसर को भी स्केलर में ही काउंट कर लेते हैं। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, चेक करना कि भाई करंट के पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन भी है, लेकिन फिर भी हम इसको वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से सॉल्व नहीं करते हैं। यहाँ पे एंगल का कोई रोल नहीं है। सिंस यहाँ पे एंगल का कोई रोल नहीं है, इसलिए ये भले ही मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है फिर भी कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। सर स्केलर और टेंसर में क्या डिफरेंस है? स्केलर और टेंसर में ऐसा कुछ खास डिफरेंस नहीं है। स्केलर का मतलब होता था कि सिर्फ मैग्नीट्यूड होना चाहिए। वेक्टर का मतलब क्या होता था कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होनी चाहिए, लेकिन ये इसकी कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है। साथ साथ क्या होना चाहिए? ये वेक्टर लॉ को फॉलो करना चाहिए। वेयरएज टेंसर कैसी क्वांटिटी हो गई? टेंसर का मतलब है कि मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन ये वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करती। जैसे टेंसर में क्या क्या एग्जांपल्स आ गए आपके? करंट। करंट के पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, लेकिन वेक्टर लॉ नहीं लगता। सिमिलरली दूसरी क्वांटिटी कौन सी है? प्रेशर। डायरेक्शन भी होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है, लेकिन फिर भी प्रेशर को वेक्टर लॉ से सॉल्व नहीं करते। तो इसलिए हमने टेंसर को किसमें फिट कर दिया? स्केलर में ही फिट कर दिया। सर डन। डन सर। आगे की चीज सुनो अब।
यार आप जो ये फॉर्मूला यूज कर रहे हो ना, Q/T, ये फॉर्मूला एवरेज करंट का है, एवरेज करंट। तो इसको आप लिख सकते हो डेल्टा Q/डेल्टा T। एवरेज करंट कब निकालूंगा? जब मेरे को एक टाइम इंटरवल गिवन होगा। टाइम इंटरवल, जैसे मैं कह रहा हूं कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट, क्वेश्चन सुनो, जैसे मैं कह रहा हूं कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट बिटवीन 2 सेकेंड्स टू 5 सेकेंड्स। तो अगर मैं 2 सेकेंड्स टू 5 सेकेंड्स कह रहा हूं तो ये एक इंटरवल हो गया ना। तो अगर ये इंटरवल हो गया तो इसमें मैं क्या कैलकुलेट करूंगा? एवरेज करंट। लेकिन आपको एवरेज करंट कैलकुलेट करना बहुत कम मिलेगा। आपको मोस्टली क्या कैलकुलेट करना पड़ता है? आपको इंस्टेंटेनियस करंट कैलकुलेट करना पड़ता है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन यही है, इधर सुनो रीजन, कि यार जो इस क्रॉस सेक्शन एरिया से चार्ज निकल रहा है बाहर, वो नॉन यूनिफॉर्म बाहर निकलेगा। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब है कि भैया हर एक टाइम इंटरवल पे चार्ज की वैल्यू चेंज होती रहती है। पहले कम निकल रहा है, बाद में ज्यादा, फिर शायद से बाद में फिर से कम या और ज्यादा। तो चार्ज हमारा टाइम पे डिपेंड कर रहा है, हर एक टाइम पे चार्ज अलग अलग निकल रहा है। तो अगर चार्ज हर एक टाइम पे अलग अलग निकल रहा है तो फिर वो यूनिफॉर्म होगा या नॉन यूनिफॉर्म होगा? नॉन यूनिफॉर्म। जब भी नॉन चीजें, यूनिफॉर्म। वेरी गुड, तो जब भी चीजें नॉन यूनिफॉर्म चलती है तो उसमें हम इंस्टेंटेनियस कैलकुलेट करते हैं। तो सृजन बिल्कुल आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है सर, जैसे मोशन में करते थे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी, बिल्कुल वही सेम है, बिल्कुल सेम। तो हम क्या करते हैं, हमारा चार्ज जब भी नॉन यूनिफॉर्म तरीके से फ्लो करेगा तो हम इंस्टेंटेनियस करंट निकालेंगे, और इंस्टेंटेनियस करंट के लिए फॉर्मूला होगा dQ/dt। तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख रहा हूं, ये कब होगा? एट पर्टिकुलर इंस्टेंट, एट पर्टिकुलर इंस्टेंट। और क्वेश्चन आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा, वो कभी कभी टोटल चार्ज पूछेगा, तो आप टोटल चार्ज क्या कर दोगे? इंटीग्रेट कर दोगे आई डी टी को विद इन दी प्रॉपर लिमिट्स, और आपका टोटल चार्ज निकल गया। तो यहां तक नोट डाउन करो, पहले इसी पे एक क्वेश्चन करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। पहले इस पे क्वेश्चन करें, यहां तक पूरा कंप्लीट कर लो, और कहीं कोई दिक्कत लगे, समस्या लगे तो भैया पूछ लो। डन सर। डन, गुड। सर एक बार रिपीट कर दो। डन सर। एक बार रिपीट। ऐसा करो, मोशन वाले तरीके से ही समझो। यार पहला केस मैंने क्या लिया, मैं कह रहा हूं ये बॉल है और मैंने ये बॉल अलग अलग पोजीशन पे नोटिस करी। मैंने देखा ये बॉल की पोजीशन ए पे कितनी स्पीड है, 5 मीटर पर सेकेंड। पोजीशन बी पे कितनी स्पीड है, 5 मीटर पर सेकेंड। मैंने देखा पोजीशन सी पे भी कितनी स्पीड है, 5 मीटर पर सेकेंड। तो मेरे को बताओ ये यूनिफॉर्म होगा या नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा? सर यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म। तो इधर हम कहेंगे कि भैया ये यूनिफॉर्म मोशन है। हमने ये यूनिफॉर्म मोशन क्यों कहा? क्योंकि इधर चीज टाइम पे डिपेंड कर ही नहीं रही, इंडिपेंडेंट है कि भैया ए पे देखा, बी पे देखा, हर एक टाइम पे देखा सेम स्पीड आ रही है, तो टाइम इंडिपेंडेंट है, तो इसको हम यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। या फिर इसका एक नया नाम क्या कह लो, इसको हम स्टेडी स्टेट भी कहेंगे, स्टेडी स्टेट। लेकिन अब मैंने क्या किया, नीचे सिचुएशन चेंज कर दी। अब मेरे को बताओ ये जो नीचे मोशन दिख रहा है आपको, ये यूनिफॉर्म मोशन है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन है? नॉन नॉन यूनिफॉर्म। भैया इधर ये टाइम डिपेंडेंट या एक तरीके से कह लो पोजीशन डिपेंडेंट है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म होगा। नॉन यूनिफॉर्म को आप कह सकते हो अनस्टेडी, अनस्टेडी स्टेट। तो यार इस केस में तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? Q/T, एवरेज निकालेंगे। लेकिन इस केस में हर एक टाइम पे वैल्यू अलग अलग है, तो इस केस में हम क्या निकालेंगे? इंस्टेंटेनियस, हर एक पॉइंट पे अलग अलग निकालेंगे,
और इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला क्या चलेगा, dq बाय dt। अब क्लियर हो गया? यस सर तो इसको नोट डाउन कर लो, फिर एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। सर डन। सर 1 मिनट। आप चाहे तो लिख लो, ये हम कैलकुलेट करेंगे स्टेडी स्टेट के लिए या एवरेज के लिए, और ये कैलकुलेट करेंगे इंस्टेंटेनियस अनस्टेडी में। डन सर। सबसे पहला क्वेश्चन ये भैया बोर्ड एग्जाम, नीट एग्जाम सबके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान दो। हमें बोला हुआ है कि एक कंडक्टर से चार्ज फ्लो कर रहा है और वो चार्ज टाइम पे डिपेंड कर रहा है। क्वेश्चन रिपीट, हमारे एक कंडक्टर से चार्ज फ्लो कर रहा है और वो चार्ज टाइम पे डिपेंड कर रहा है। क्या इक्वेशन गिवन है, at² प्लस bt प्लस c। यहाँ पे क्वेश्चन ने बोला हुआ है कि भैया a b और c कॉन्स्टेंट्स हैं और इन सबकी वैल्यूज हमें गिवन है। a की वैल्यू गिवन है 5, b की वैल्यू गिवन है 3 और c की वैल्यू गिवन है 1। ये चेक करो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट एट टाइम 5 सेकेंड। तो मेरे को सबसे पहले ये बताओ, ये इंस्टेंटेनियस करंट पूछा है मैंने आपसे या फिर मैंने आपसे एवरेज करंट पूछा है? इंस्टेंटेनियस का। क्योंकि यार जैसे ही मैंने मेंशन कर दिया एट, मतलब मैं 5 सेकंड की बात कर रहा हूँ, 0 से 5 सेकंड्स की बात नहीं कर रहा। एट टाइम 5 सेकंड, तो मैं इंस्टेंटेनियस की बात कर रहा हूँ। वेरी गुड जतिन। तो अब इंस्टेंटेनियस की बात कर रहा हूँ, तो आपको अभी मैंने मेथड बताया ही कि I इज इक्वल टू dq बाय dt। यार डिफरेंशिएशन सबको आता है या कोई ऐसा भी है जो कहता है कि भैया मेरे को डिफरेंशिएशन नहीं आता है? सर आता है। आता है सर आता है। अगर कोई बोलेगा डिफरेंशिएशन नहीं आता है तो बता देना, एक्स्ट्रा क्लास लग जाएगी आपकी डिफरेंशिएशन मैथमेटिक्स। तो भैया इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये बन जाएगा 2at प्लस b और c का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। 0। बिल्कुल। अब सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो 2 इंटू ए की वैल्यू की 5 और टाइम की वैल्यू कितनी गिवन है, 5 ही गिवन है, प्लस बी की वैल्यू गिवन थी 3। तो मेरे को बता दो फाइनल आंसर कितना आ रहा है? 53 एम्पेयर। 53 5 इंटू 5 25। 53 आ रहा है। वेरी गुड, 53 एम्पेयर। ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। चेक करो, कोई दिक्कत कोई समस्या पूछो। क्लियर सर। गुड अस्मिता, प्रतिभा बढ़िया। 53 एम्पेयर। डन सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। गुड कोमल। वर्षिका आपको एक क्लास चाहिए, डन, अरेंज हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग, फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इन 10 seconds। तो बताओ कैसे कैलकुलेट करोगे? क्वेश्चन एक बार रिपीट कर देता हूं एरिया। भाई, वेरी गुड। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। एक ग्राफ गिवन है बिटवीन करंट एंड टाइम, एक ग्राफ गिवन है और हमें क्वेश्चन ने पूछा है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर टोटल 10 सेकंड के लिए। तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया, I इज इक्वल टू, अगर Q बाई T है
तो Q निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, I इंटू टी करना पड़ेगा। वेरी गुड भाई, आना चाहिए। अगर ये गिवन है y एक्सिस पे और ये गिवन है x एक्सिस पे, तो मतलब मेरे को एरिया अंडर द कर्व निकालना पड़ेगा। तो टोटल चार्ज निकालने के लिए हम क्या करेंगे भैया, इस पूरे का एरिया निकालेंगे। अब इस पूरे का एरिया कैसे निकालोगे, जिसको ट्रेपेजियम का फॉर्मूला पता है वो ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगा दो भाई। जैसे यस सर। मुझे टू बी ऑनेस्ट देखो ट्रेपेजियम का फॉर्मूला याद नहीं रहता, मतलब थोड़ी सी फाइट मारनी पड़ती है तो वो याद आता है। तो मैं क्या करूंगा भाई, मैं इसको दो पार्ट्स में तोड़ दूंगा। एक ट्राइंगल बन गया, एक रेक्टेंगल या स्क्वायर बन गया। ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला मेरे को रटा हुआ है, हाफ बेस इंटू हाइट। हाइट। हाफ बेस इंटू हाइट। और मेरे को रेक्टेंगल या स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला भी याद है, रटा हुआ है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो एरिया निकालो और मेरे को बताओ टोटल कितना चार्ज फ्लो करा 10 सेकंड के। चलो, और कुछ डाउट लग रहा हो तो भैया पूछते रहो। वेरी गुड ऋत्विका, सही आ रहा है। आकाश गलत आ रहा है, आकाश चेक करो एक बार फिर से। और किसका आया, आरती आपका भी सही आ रहा है, गुड। अस्मिता सही है, ओशियन सही है, दीक्षा सही नहीं आ रहा, उज्जवल सही, प्रतिभा गलत। तो आओ भाई कैलकुलेट करते हैं, इसमें भी क्या गलती कर रहे हो आप लोग भैया। a1 प्लस a2, a1 प्लस a2 कर दिया, तो a1 की वैल्यू कितनी आ रही है भैया, a1 था हाफ बेस इंटू हाइट और ये था लेंथ इंटू ब्रेथ। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, चेक करो। हाफ बेस की वैल्यू कितनी है, या इसको नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं। हाफ बेस की वैल्यू चेक करो, बेस कितना है इसका 5, 5, हाइट कितनी है 5 5, प्लस 5. लेंथ 5। 5, लेंथ 5 कैसे आई, ये 5 से लेकर 10 तक है तो इसकी लेंथ 5 ही हुई, और ये भी कितना है 5 ही 5. है, तो ये भी हो जाएगा 5 इंटू 5। तो यार इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा हमारे पास 25/2 प्लस 25। इसको सॉल्व करोगे तो 12.5 प्लस 25, भैया फाइनल आंसर है 37.5 कूलम। आकाश अब सही आया, तनिष्का सही, प्रतिभा गुड, बढ़िया। अब सबके सही आंसर आया। डन गाइस, इनका दिन बढ़िया। बस भैया अब आंसर मत भेजो, फटाफट कंप्लीट कर दो, और कोई डाउट हो तो दे दो, वैल्यूज ही गलत डाल दीजिएगा। So done. गुड शिवाली, गुड। तो यार ये सबका कंप्लीट हो चुका है, तो मैं एक लास्ट चीज फिर से पूछ रहा हूँ, चेक करके बताना भैया। करंट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ प्रोटॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन and flow of charges। भाई मैं पूछ रहा हूं करंट की डेफिनेशन एग्जैक्ट क्या लिखूं मैं, कि करंट क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, या फ्लो ऑफ प्रोटॉन्स है, या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन दोनों ही होने चाहिए, मतलब कोई एक नहीं, दोनों ही होने चाहिए, या फिर फ्लो ऑफ चार्जेस। अरे वेरी गुड, जो उम्मीद थी वही आंसर दे रहे हैं लोग, बढ़िया। डन डन, ओके चलो भैया आ जाओ। अच्छा मैंने पूछ लिया। यार याद रखो, अगर मैं कंडक्टर्स की बात कर रहा हूं,
कंडक्टर्स के अंदर हमारा कौन सा चार्ज होता है फ्री मूव करने के लिए? इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर मैं कह रहा हूं करंट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये बात सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर्स के लिए एप्लीकेबल है, सिर्फ कंडक्टर्स के लिए। तो ये डेफिनेशन गलत है भाई। करंट की डेफिनेशन ये नहीं है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं लेकिन वो सिर्फ कंडक्टर्स में करते हैं, और हाँ हम मेजॉरिटी कंडक्टर्स के लिए ही पढ़ते हैं, तो इसलिए हमें लगता है कि करंट की डेफिनेशन क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, वो तो सिर्फ कंडक्टर के साथ ऐसा है। अगर मैं आपको पूछूं एक इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन, इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन के अंदर जो करंट प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, बचपन से पढ़ते आ रहे हो इलेक्ट्रोप्लेटिंग, उसमें कौन सा चार्ज मूव करता है? सर पॉजिटिव। उसके अंदर पॉजिटिव एंड दोनों आयंस मूव करते हैं। वेरी गुड। तो यार इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के अंदर तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों फ्लो करते हैं। तो मतलब ये चीज तो पता चल गई कि करंट की डेफिनेशन सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, सिर्फ प्रोटॉन्स नहीं है। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, ये हम बहुत बाद में पढ़ेंगे। हमारे पास एक और चीज होती है जिसे हम क्या कहते हैं? सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर्स के अंदर तो एक नई चीज आती है इलेक्ट्रॉन, और एक नई चीज होती है, अरे सुन तो लो, एक नई चीज होती है होल्स। होल्स क्या है? पॉजिटिव की तरह बिहेव करने वाले कोई एक चीज है, बस इतना याद रखो। होल्स क्या है? पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन की तरह बिहेव करता है, बस ये इतना याद रखो। तो मतलब इसके अंदर तो प्रोटॉन मूव ही नहीं कर रहा, तो ये इसलिए करेक्ट आंसर याद रखना हमेशा क्या है? करंट इज फ्लो ऑफ चार्जेस। ना तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन, ना तो सिर्फ प्रोटॉन, ना तो इन दोनों की वजह से। भैया जो भी चार्ज हो, जैसा भी चार्ज हो, अगर वो फ्लो कर रहा है किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, पैटर्न में, तो मतलब करंट प्रोड्यूस होता है। तो इस चीज को याद रखना। तो मैं इससे क्या समझाना चाह रहा था, देखो इस चीज को, सॉरी, तो कभी भी डेफिनेशन ये मत कह देना करंट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। करंट मींस फ्लो ऑफ चार्जेस। बाकी हाँ, अगर मैं आपसे पूछूं करंट की डायरेक्शन क्या है, तो करंट की डायरेक्शन होती है इन द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ऐसा क्यों? क्योंकि शायद से ये मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बता दिया था। भैया इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्कवर कब हुई थी? 600 बीसी में। 600 बीसी में इलेक्ट्रॉन डिस्कवर ही नहीं हुआ था। क्या डिस्कवर हो चुका था? प्रोटॉन। तो उनके हिसाब से एक ही चार्ज है और वो मूव करता है। कौन सा चार्ज है उनके हिसाब से? प्रोटॉन। तो हमें तो पता है कि भैया एक्चुअल में प्रोटॉन मूव नहीं करता, तो हमने उनकी बात गलत नहीं ठहराई कि भैया प्रोटॉन मूव करेगा तो वो भी करंट प्रोड्यूस करेगा। तो हम ये भी कह सकते हैं अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। चेक कर लो, ये थ्योरेटिकल चीजें थी, यहां तक चीजें क्लियर है या नहीं? डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या इन द सेम डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन्स। और हमें पता ही है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कभी भी सेम डायरेक्शन में तो जाएंगे ही नहीं, ये हमेशा एक दूसरे के अपोजिट ही जाएंगे। डन। अरे भैया बहुत। नेक्स्ट चीज पे आ जाए। यस सर। अब यार किसी ने एक क्वेश्चन पूछा था स्टार्टिंग में कि सर अगर चार्ज पैरेलल मतलब परपेंडिकुलर ना जाए तो क्या करना चाहिए? देखिए ये मेरे से बोर्ड पे लाइन कभी सीधी ड्रॉ नहीं होती। इधर देखो यार, अगर आप अब एक चीज नोटिस करो, हर जगह क्या एरिया सेम है या अलग अलग है? अलग अलग है। हर जगह एरिया अलग अलग है। तो अगर हर जगह एरिया अलग अलग है तो यार अब एक दिक्कत हो गई। करंट तो सिर्फ क्या कंसीडर करता था?
चार्ज बाय टाइम। लेकिन अगर एरिया अलग अलग कर दूंगा तो हर एक एरिया से जो चार्ज निकलेगा क्या वो सेम निकलेगा या अलग अलग निकलेगा, मतलब ज्यादा कम निकलेगा या हर जगह से सेम निकलेगा? सर अलग अलग निकलेगा। अलग अलग निकलेगा। वेरी गुड भैया, जहाँ पे एरिया ज्यादा है वहां से चार्ज ज्यादा फ्लो करेगा, गैप ज्यादा मिल गया ट्रैवल करने के लिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कि भैया रोड ले लो, अगर एक सिंगल लेन रोड है तो भैया डेफिनेटली 2 व्हीकल ही जा सकती है एक बारी में। लेकिन अगर मल्टीपल लेन रोड है, 4 लेन रोड, 5 लेन रोड, तो मतलब सेम टाइम पे ज्यादा व्हीकल्स निकल सकती है। तो इधर भी वही होगा कि एरिया अगर अलग अलग है तो भैया जो चार्जेस फ्लो कर रहे होंगे वो भी अलग अलग फ्लो कर रहे होंगे। दूसरी चीज, क्या पता चार्ज, सपोज अभी मैंने क्या अज्यूम किया था कि चार्ज हमेशा परपेंडिकुलरली फ्लो करना चाहिए, तो भैया यहाँ से तो चार्ज परपेंडिकुलरली फ्लो कर रहा है, चलो बहुत अच्छी बात है। लेकिन सपोज अगर कोई क्रॉस सेक्शन एरिया में ऐसे ले लूं तो A4, ये मैंने ऐसे ले लिया तो अब यहां से तो चार्ज परपेंडिकुलरली फ्लो नहीं कर रहा है। अब क्या करेंगे, तो अब हमें और ज्यादा डिटेलिंग चाहिए कि चार्ज फ्लो कैसे कर रहा है, क्योंकि चार्ज अलग अलग तरीके से फ्लो कर रहा है तो ये करंट की वैल्यू भी अलग अलग देगा। तो अगर मेरे को अब और ज्यादा डिटेलिंग चाहिए तो वो और ज्यादा डिटेलिंग कौन देता है, वो देता है हमारे पास एक नई क्वांटिटी जिसे हम क्या कहेंगे, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी का एडवांटेज क्या है, ज्यादा डिटेलिंग देता है। इस करंट डेंसिटी को डिनोट किया जाता है जे वेक्टर से। जे वेक्टर, जे रिप्रेजेंट्स करंट डेंसिटी और ये वेक्टर क्वांटिटी है। याद रखना, करंट स्केलर क्वांटिटी थी लेकिन करंट डेंसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। वेक्टर आपको क्या समझ में आ जाना चाहिए, एरो लगा दिया मैंने, तो वेक्टर क्वांटिटी। सर डन। फॉर्मूला क्या है इसका, करंट डेंसिटी इज इक्वल्स टू आई डिवाइडेड बाय एरिया वेक्टर। ये चीज याद रखना, आई डिवाइडेड बाय एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर क्वांटिटी है, ये हमने गॉस लॉ वगैरह हर जगह पढ़ी रहता है। एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ करंट बाय एरिया। तो जब मैं करंट बाय एरिया कर रहा हूँ तो मतलब अपने आप क्या हो गया, चार्ज पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, तो इसमें एरिया भी कंसीडर हो गया। तो मतलब अब ये मेरे को ज्यादा डिटेलिंग देगा कि भैया चार्ज कैसे फ्लो कर रहा है, कितने एंगल पे फ्लो कर रहा है। तो मेरे को बताओ, अगर मैं यहाँ से करंट निकालना चाहता हूँ तो करंट कैसे निकालूंगा, मैं यहाँ से करंट निकालना चाहता हूँ, कैसे निकालूं? सर करंट डेंसिटी इनटू एरिया। लेकिन अब ये प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, क्रॉस प्रोडक्ट होना चाहिए या डॉट प्रोडक्ट होना चाहिए? क्रॉस प्रोडक्ट। करंट कैसी डॉट क्वांटिटी, प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट। अरे सुन तो लो, भावनाओं में क्यों बह जाते हो। मैंने तुमसे ये बोला कि करंट कैसी क्वांटिटी है, स्केलर या वेक्टर? स्केलर। हमारे पास दो टाइप के प्रोडक्ट होते हैं, सुन लो, हमारे पास दो टाइप के प्रोडक्ट होते हैं। एक होता है ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ये कौन सा प्रोडक्ट कहलाता है? डॉट प्रोडक्ट। आंसर आप अपने आप मिल गया आपको, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये प्रोडक्ट कहलाता है क्रॉस या वेक्टर प्रोडक्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं किसी दो वेक्टर क्वांटिटीज के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट कर रहा हूं तो जो मेरे पास एक नई क्वांटिटी आएगी वो भी वेक्टर आएगी। लेकिन ऊपर वाले का मतलब क्या है, ऊपर वाले का मतलब है कि अगर मैं दो क्वांटिटीज को डॉट प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मेरे पास आंसर कैसा आएगा, स्केलर आएगा। स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर। अब बता दो तो कौन सा प्रोडक्ट लगाऊं, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि जब मैं जे डॉट ए करूंगा तभी तो मेरे पास फाइनल आंसर स्केलर आएगा करंट। अगर आपने क्रॉस कर दिया तो भैया वहीं पे आपके साथ गड़बड़ हो गई। अब डॉट प्रोडक्ट है तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगना चाहिए, कॉस थीटा लगना चाहिए।
तो यही चीज यहाँ लिख दो कि भैया इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज जे ए cos थीटा, जहाँ पे थीटा इज द एंगल बिटवीन करंट डेंसिटी एंड एरिया। Yes, sir. Done, sir. कंप्लीट। हालांकि करंट डेंसिटी के बारे में थोड़ी सी डिटेलिंग थोड़े टाइम बाद पढ़ेंगे, अभी इसमें और है कुछ बचा हुआ, लेकिन अभी वो डिटेलिंग हमारे काम की है, वो थोड़े टाइम बाद काम करेंगे। Sir, done. जतिन एक बार बताओ भाई, कौन सा पार्ट से रिपीट करना है? नेक्स्ट स्लाइड। सर इसी स्लाइड से कर दो सर प्लीज। जतिन याद रखो, दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के दो तरीके हैं। आई रिपीट, वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के दो तरीके हैं। एक तरीका है डॉट प्रोडक्ट, जिसका दूसरा नाम है स्केलर प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो सिर्फ वैल्यू आएगी, मतलब आंसर कैसा आएगा मेरे पास, सिर्फ स्केलर आएगा। जतिन यहाँ तक की चीजें क्लियर है? यस सर। लेकिन अगर मैं दो क्वांटिटीज को क्रॉस प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई करूं तो फिर उस केस में मेरे पास एक फाइनल आंसर आएगा, और उस फाइनल आंसर में सिर्फ वैल्यू नहीं होगी, उस फाइनल आंसर में डायरेक्शन भी होगी, तो वो वेक्टर बनेगा। अब मेरे को बताओ करंट कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है या वेक्टर है? करंट Scalar. वेरी गुड। तो मैं कह रहा हूं कि यार करंट स्केलर क्वांटिटी है और वो जे और ए ये दोनों वेक्टर को मल्टीप्लाई करके आ रही है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से मेरे पास आंसर स्केलर आना चाहिए, तो मतलब इन दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट करना है, सिंपल। जैसे एक और एग्जांपल लो भैया, टॉर्क होता है डिस्टेंस और फोर्स को मल्टीप्लाई करके। तो मेरे को बताओ टॉर्क कैसी क्वांटिटी है जतिन, स्केलर या वेक्टर? सर वेक्टर क्वांटिटी। तो फोर्स और पोजीशन के बीच में डॉट लगना चाहिए या क्रॉस लगना चाहिए? Cross. क्रॉस लगना चाहिए। किसका लगा? वेरी गुड। अब अगर जहां जहां डॉट प्रोडक्ट होगा वहां वहां आप इसको लगा सकते हो cos थीटा, हमने गॉस लॉ में पढ़ा हुआ है। डॉट प्रोडक्ट है तो cos थीटा, और अगर क्रॉस प्रोडक्ट है तो क्या लगता है, sin थीटा। जतिन आई होप अब क्लियर हो गया होगा। यस सर, डन सर, थैंक यू सर। कोई नहीं यार, चलो भैया तो कंप्लीट करो, और जहां जहां डाउट है बताओ, इसमें मैं बैठा हूं 2 मिनट। Done, sir. तो यार हमने क्या किया, करंट के बारे में बहुत सारा डिस्कशन कर लिया। अब थोड़ा सा एक और लास्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ। इसी पे पूरा खेल चलेगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। तो उसको समझने के लिए पहले आप ये एनालॉजी समझो, मतलब सिमिलैरिटी समझो। पहले डायग्राम ड्रॉ करने दो फिर बात करता हूँ। चलो यार, मैंने क्या किया, मैंने 2 कंटेनर्स ले लिए, ठीक है। ऊपर वाले कंटेनर को ए ले लो, नीचे वाले कंटेनर को बी ले लो। मैंने ऊपर वाले कंटेनर में लिक्विड रख दिया ऐसे। अब मेरे को बताओ ये लिक्विड, अभी फिलहाल इस कंटेनर को यहां से बंदी मार, मेरे को आप ये बताओ ये लिक्विड ए टू बी अपने आप फ्लो करेगा या मेरे को कुछ मेहनत करनी पड़ेगी? फिर अपने आप। क्यों फ्लो कर रहा है इसका एक्सप्लेनेशन दो। ए टू बी अपने आप आ रहा है, और अगर अपने आप आ रहा है तो वो क्यों आ रहा है अपने आप? Higher potential to lower potential. देख रहे हैं, हमारा कंटेनर ए हाइट पे रखा हुआ है, तो इस वाले का पोटेंशियल या प्रेशर ज्यादा हो गया। हमारा कंटेनर बी नीचे रखा हुआ है,
तो ये लो पोटेंशियल या ये कह सकते हो लो प्रेशर हो गया। तो हमें पता है कि चीजें अपने आप हाई प्रेशर टू लो प्रेशर फ्लो करती है, चीजें अपने आप हाई प्रेशर टू लो प्रेशर फ्लो करती है। जैसे 11th में पढ़ा था टेम्परेचर कि हीट हमेशा कहां फ्लो करती थी, फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू दी लो टेम्परेचर। अब यार क्या होगा, ये सारा लिक्विड क्या कर जाएगा, कंटेनर बी में आ जाएगा। ये सारा लिक्विड कंटेनर बी में आ गया। अगर ये सारा लिक्विड कंटेनर बी में आ गया तो भैया हमारा कुछ टाइम के बाद हमारा लिक्विड का फ्लो रुक जाएगा। भैया फिर से समझो, ये कंटेनर ए था, ये कंटेनर बी था, कंटेनर ए से सारा लिक्विड आ गया बी में कलेक्ट हो गया। तो बी में कलेक्ट हो गया तब तो लिक्विड यहीं पर रुक गया, चार्जेस का फ्लो रुक गया। तो चार्जेस का फ्लो अगर कंटिन्यूअस कराना है, अगर चार्जेस का फ्लो कंटिन्यूअस कराना है तो भैया उसके लिए तो ये लिक्विड इस कंटेनर बी से कहां जाना चाहिए, एक कंटेनर, मतलब ये जाना चाहिए लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ। लेकिन अब ये लो प्रेशर टू हाई प्रेशर अपने आप चले जाएगा क्या? नो सर। नो सर। क्या करना पड़ेगा फिर? प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। और वो प्रेशर हम कैसे अप्लाई करते हैं भैया? वो प्रेशर यहाँ पे हम एक घर में इलेक्ट्रिक मोटर लगा के करते हैं। यस सर। यस सर। इलेक्ट्रिक मोटर, तो इलेक्ट्रिक मोटर क्या करती है भैया, पानी का फ्लो बना देती है। वो पानी प्रोड्यूस नहीं कर रही है, इलेक्ट्रिक मोटर पानी प्रोड्यूस नहीं कर रही है, पानी का फ्लो कंटिन्यूअस बना रही है। अब इलेक्ट्रिक मोटर क्या करेगी, प्रेशर लगाएगी, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पानी को पहुंचा देगी और भैया फिर इस तरीके से ये कंप्लीट साइकिल बनती चली जाएगी। तो मैं आपसे इसको बस क्या समझाना चाह रहा हूं कि कंटिन्यूअस फ्लो के लिए क्या करना पड़ेगा, हमेशा किसी एक्सटर्नल एजेंट की हेल्प लेनी पड़ेगी। चेक करो ये चीज क्लियर हुई? यस सर। यस सर। क्योंकि भैया चीजें हाई टू लो अपने आप फ्लो कर जाती है, चीजें हाई टू लो अपने आप फ्लो कर जाती है। लो टू हाई पहुंचाने के लिए हमें एक कंटिन्यूअस फ्लो बनाने के लिए हमेशा एक एक्सटर्नल एजेंट चाहिएगा ही चाहिएगा। तो यही चीज अभी हमने पानी के केस के साथ डिस्कस करी है। अब यही चीज क्या करना भैया, पानी को मानना चार्ज, याद रखना इस चीज को, मैं हर क्लास में यही करूंगा, पानी बार बार पानी बोलूंगा आपको, मतलब वाटर का एग्जांपल दूंगा तो समझ लेना कि पानी हम किससे रिप्लेस कर रहे हैं, चार्ज से, और इलेक्ट्रिक चार्ज कर दूंगा मैं बैटरी। प्रेशर की जगह कहूंगा पोटेंशियल, बस इतना चीज है। प्रेशर की जगह क्या कहूंगा मैं, पोटेंशियल। तो आओ अब कहानी थोड़ी यहां पे समझ, वर्किंग ऑफ अ बैटरी। भैया बैटरी का काम कैसे होता है। इस क्वेश्चन में, मतलब इस कॉन्सेप्ट में आप ये अज्यूम करो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मूव कर रहा है, या ऐसा करो एक अज्यूम कर लो कि पॉजिटिव भी मूव करता है। जो आपका मन करे आप उस तरीके से डील कर सकते हो। ये मैंने आपको याद है कैपेसिटेंस में समझाया हुआ है, मैंने कहा था ये चीज फिर से रिपीट होगी, तो अब वही चीज हो रही है फिर से रिपीट। यार मेरे पास कंडक्टर में हर टाइप के चार्ज थे, नेगेटिव भी था पॉजिटिव भी था। भैया सपोज अज्यूम कर लो पॉजिटिव मूव करता है, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, आपको पता है पॉजिटिव टर्मिनल किस पे होता है, हाई प्रेशर पे, हाई पोटेंशियल पे। नेगेटिव टर्मिनल किस पे होता है, लो। तो मेरे को बताओ ये पोटेंशियल करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज किधर जाएगा, राइट साइड या लेफ्ट साइड? राइट साइड। राइट। तो यार हमने देखा ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना, ये इस तरीके से राइट साइड मूव करेगा, नेगेटिव टर्मिनल से अट्रैक्ट करेगा। तो मतलब चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एक तरीके से हाई पोटेंशियल से किस पे जा रहा है, लो पोटेंशियल पे जा रहा है। लो पोटेंशियल। ये अपने आप चले जाएगा। जैसे ही आपने बैटरी कनेक्ट करी ना, ये अपने आप फ्लो कर जाएगा। अभी बैटरी ने काम करना शुरू भी नहीं किया। एक चीज याद रखना,
अभी बैटरी ने काम करना शुरू भी नहीं किया। जैसे इस वाले क्वेश्चन में मैंने अभी इलेक्ट्रिक मोटर को स्टार्ट किया ही नहीं है, लेकिन बिगर इलेक्ट्रिक मोटर को स्टार्ट किए कंटेनर ए से बी में पानी तो पहुंचा ही सकता हूं ना। Yes, sir. तो इधर भी वही हो रहा है कि भैया मेरा बस मैंने क्या किया है, बैटरी को कनेक्ट किया है, मेरा पॉजिटिव चार्ज अपने आप हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो कर जाएगा। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि भैया हाई टू लो तो ये अपने आप फ्लो कर गया, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल अपने आप फ्लो कर। अब क्या दिक्कत आएगी, जैसे मैंने आपको कैपेसिटर में बताया था कि यार ये सारा पॉजिटिव चार्ज है ना यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा। जैसे सारा पानी यहाँ पे कलेक्ट हो गया था कंटेनर बी में, ऐसे सारा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कंटिन्यूअस साइकिल बनाना, तभी तो करंट प्रोड्यूस होगा। करंट का मतलब यही होता है कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्जेस। आई रिपीट, करंट का मतलब क्या है, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्जेस। तो मेरे को बताओ अब इस चार्ज को कंटिन्यूअस फ्लो कराने के लिए क्या करना पड़ेगा। कंटिन्यूअस फ्लो कराना चाहता हूँ, क्या करना पड़ेगा। So battery बैटरी को ऑन करना पड़ेगा। तो भाई जैसे इलेक्ट्रिक मोटर क्या कर रही थी, वो पानी को पुश कर रही थी। कहां से कहां पुश कर रही थी, फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। potential. इलेक्ट्रिक मोटर क्या कर रही थी, वो पानी को प्रोड्यूस नहीं कर रही थी, वो बस पानी को पुश कर रही है फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। तो इधर भी वही होगा, बैटरी अपना काम करना शुरू करेगी। अब बैटरी अपने केमिकल रिएक्शन की हेल्प से फोर्स देना चालू करेगी। और वो फोर्स कैसे देगी भैया, वो इस चार्ज को, इस पॉजिटिव वाले चार्ज को लो पोटेंशियल से कहां ले आएगी उठा के, हाई 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 पोटेंशियल। पोटेंशियल। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ अब कि भैया बैटरी ने क्या किया, चार्जेस को लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे लिया विद द हेल्प ऑफ बैटरी, वर्क डन बाय बैटरी। अब एक बार चार्ज मेरा हाई पोटेंशियल में पहुंच गया, जैसे इधर था, एक बार मेरा पानी फिर से कंटेनर ए में पहुंच गया, फिर क्या होगा, यही साइकिल कंटिन्यूअस चलती चली जाएगी। Yes, ए sir. बी में, Yes. बी से वापस ए में, ए से बी में, बी से वापस ए में। तो इधर भी यही पॉजिटिव गया हाई टू लो, बैटरी ने करा हाई, फिर वापस हाई टू लो, फिर यही प्रोसेस चलता रहेगा। तो अगर मैं कभी भी पूछूं कि कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्जेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आई रिपीट, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्जेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो आप क्या लिखोगे। Sir, battery. भैया दो चीजें। सबसे पहली चीज, आपको एक क्लोज पाथ चाहिए, एक पूरा सर्किट कंप्लीट होना चाहिए। जैसे इधर एक क्लोज पाथ बन गया, ए से बी, बी से ए, एक क्लोज पाथ बन गया। और दूसरी चीज क्या होनी चाहिए, एक सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। इधर सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस कौन है, बैटरी। बैटरी। चलो डन। तो भैया यहाँ पे सारी चीजें नोट डाउन करो, चेक करो क्या क्या डाउट है, पूछो। Done. Done, sir. बढ़िया। नेक्स्ट स्लाइड। अभी तक हमने फिर से थ्योरेटिकल बातें करी है बैटरी के बारे में, अब थोड़ा सा इस पे मैथमेटिकल पार्ट घेर देंगे। डन सर। बहुत सही। इसी में आगे लिखो बैटरी का पर्पस क्या है। और एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होगा, मतलब है तो दोनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट, लेकिन एक पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट लिखने दो, दूसरे पॉइंट को स्टार मार्क करके याद रखो।
to make the charges flow through the complete circuit. ये सेकेंड पॉइंट भैया अच्छे से याद रखना, क्योंकि आगे जाके ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। टू मेक द चार्जेस फ्लो थ्रू द कंप्लीट सर्किट। इसको खत्म करो। बिल्कुल ऋषिका, तुम्हारे डाउट्स? डन सर। चलो करंट इलेक्ट्रिसिटी को वहीं पे डाल दो होल्ड में। आज के लिए इतना ही है। अब कुछ डाउट्स हैं, आ जाओ भैया डाउट्स। का ज्यादा डाउट्स नहीं लेंगे, एक दो डाउट, दो तीन डाउट्स मतलब कर लेंगे, ठीक है? ओके। सबसे पहला डाउट भाई, और ये सब चेक करना, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बताता हूँ क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। तो यहाँ पे ले लो एक इलेक्ट्रॉन और कुछ डिस्टेंस पे हमने रखा है एक प्रोटॉन। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस गिवन है 1 आर्मस्ट्रॉन्ग। भाई आपको ये पता है 1 आर्मस्ट्रॉन्ग का मतलब कितनी वैल्यू होता है? भाई सर माइक। वेरी गुड। 1 into 10 to the power -10 मीटर। 10. अब क्वेश्चन कह रहा है यार इन दोनों के बीच में होगा म्यूचुअल अट्रैक्शन। म्यूचुअल अट्रैक्शन की वजह से क्या होगा? ये दोनों एक दूसरे के पास बढ़ेंगे। ये इलेक्ट्रॉन इधर भागेगा, ये प्रोटॉन इधर भागेगा। हमें इन दोनों की एक्सीलरेशन बतानी। क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। Yes. सबसे पहले मेरे को ये बताओ, दोनों पे फोर्स सेम लगेगा या अलग अलग लगेगा? सर अलग अलग लगेगा। तो आपने यही अपनी गलती कर दी है भैया। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ये सब फोर्स हमारे एक्शन रिएक्शन फोर्स होते हैं। एक्शन रिएक्शन फोर्स का मतलब क्या है? जैसे आपको एक एग्जांपल से दिखाता हूं। नहीं आकाश नहीं, आंसर सही है, रीजन गलत है। इधर समझो, ये हमारी धरती माता, इसका वजन कितना है, मतलब मास कितना है भैया? 6 × 10 to the power 24 kg। ठीक है, याद नहीं रखना, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। ये मैंने एक बॉल लिया, कॉस्को बॉल, इसका मास कितना है? इसका मास मुश्किल से 20 ग्राम है। ठीक, अब मुझे बताओ ये बॉल अपने आप नीचे गिरेगी या नहीं? अपने आप नीचे गिरेगी ना। क्यों गिर रही है ये नीचे? क्यों गिर रही है ये नीचे? ग्रेविटेशन। क्योंकि अर्थ क्या कर रही है? इसको अट्रैक्ट कर रही है ग्रेविटेशन फोर्स। तो यार मैंने सपोज कहा कि ये फोर्स कितना लग रहा है, सपोज मैं वैल्यू ले रहा हूं बस। सपोज मैंने कहा कि भैया ये वैसे तो इतना ज्यादा लगेगा ही नहीं, ये होगा मुश्किल से 2 न्यूटन, मुश्किल से। मैंने कहा अर्थ अट्रैक्ट कर रही है बॉल को 2 न्यूटन से। तो इस पे 9th क्लास का क्वेश्चन है ये। आपको बताना है कि क्या बॉल भी अर्थ को अट्रैक्ट कर रही है या नहीं, और अगर बॉल भी अर्थ को अट्रैक्ट कर रही है तो कितने फोर्स से कर रही होगी? तो पहले मेरे को ये बताओ, क्या बॉल अर्थ को अट्रैक्ट कर रही है या नहीं? सर कर तो रही है लेकिन नेग्लिजिबल फोर्स से। नहीं, गलत। बॉल भी अर्थ को अट्रैक्ट कर रही है और ये फोर्स भी सेम होगा। हमेशा एक्शन रिएक्शन फोर्स, एक्शन रिएक्शन फोर्स है कि भैया दोनों एक दूसरे को, नहीं आकाश बिल्कुल फिर से वही, दोनों फोर्स सेम होंगे। लेकिन अब दिक्कत क्या है? फोर्स का फॉर्मूला है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो गया फोर्स बाय मास, मतलब एक्सेलरेशन मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब बॉल क्या है? बॉल का मास बहुत छोटा है,
बॉल का मास बहुत छोटा है तो बॉल की मूवमेंट बहुत ज्यादा क्लियर होगी, वेरस अर्थ का मास बहुत बड़ा है तो अर्थ की मूवमेंट या अर्थ की एक्सेलरेशन ऑलमोस्ट कैसी होगी, नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल। चेक कर लो, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया यहाँ तक? यस सर। यस सर। ठीक है, तो मतलब फिर बोलोगे सर घूम फिर के उसी उसमें पहुंच जाते हैं एक्सप्लेनेशन पे। भैया एक लड़का लड़की रिलेशनशिप में है तो याद रखो दोनों एक दूसरे को इक्वल अमाउंट से अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन बस दिक्कत क्या है, फोर्स दोनों पे सेम लग रहा है लेकिन दोनों की मूवमेंट अलग अलग होगी। तो इधर भी एक्शन रिएक्शन वही होगा। अगर इधर मैं चार्ज ले लूं 10 कूलम का और इधर चार्ज ले लूं 1000 कूलम का, मैं तुमसे पूछूं किस पे ज्यादा फोर्स लग रहा है, तो क्या आंसर दोगे इस पे? कोई नहीं बोला। मैं पूछ रहा हूं किस पे ज्यादा फोर्स लग रहा है, 10 कूलम वाले पे या 1000 कूलम वाले पे? सर जिसका चार्ज पड़ा है उस पे। समझाने का फायदा ही नहीं हुआ भैया, दोनों पे फोर्स बराबर लग रहा है। एक्शन रिएक्शन फोर्स दोनों पे फोर्स बराबर लगेगा, लेकिन बस डिफरेंस किसमें होगा, डिफरेंस इनकी एक्सेलरेशन में होगा। ठीक है, तो आओ अब इनकी एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना समझा रहा हूं, चेक करो। भैया हम लिखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू Na इज इक्वल टू QE। डन? यस सर। बढ़िया। तो अब मेरे को क्या निकालना था, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन हो जाएगा QE/m। अब यार दोनों चार्जेस की वैल्यू सेम होती है, एक इलेक्ट्रॉन का और एक प्रोटॉन, दोनों की वैल्यू सेम होती है, दोनों पे सेम इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, लेकिन दोनों का डिफरेंट क्या होता है, मास। मास किसका ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन। प्रोटॉन। प्रोटॉन का। हाँ, तो भैया याद रखना एक्सेलरेशन किसकी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन की। यहाँ पे आंसर लिखोगे क्यों, बिकॉज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा कंपेयर टू मास ऑफ प्रोटॉन। जिसका मास कम उसकी एक्सेलरेशन ज्यादा। आई रिपीट, जिसका मास कम उसकी एक्सेलरेशन ज्यादा। अब चेक करके बताओ किस किस को इस क्वेश्चन में डाउट है। सर अब क्लियर है। क्लियर है, गुड, डन। ऋत्विका आप चेक करो, आपको क्लियर है? यस सर क्लियर है। अब ऋत्विका सिर्फ वैल्यू बची है कैलकुलेट करना, एक्सेलरेशन की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए पूछ रहा है क्वेश्चन। शिफाली माइक कैमरा ऑफ करो। सर वो कर लूंगी। अब तो कर लोगे ना, आप क्या लिखोगे, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाय मास, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Q1 Q2 बाय r² डिवाइडेड बाय मास। क्वेश्चन में सारी वैल्यूज गिवन है, कैलकुलेट करो। सर एक मिनट। सर इलेक्ट्रॉन का जो मास सर चार्ज रहता है वो -1.6 रहता है। माइनस तो सिर्फ उसका नेचर इंडिकेट, माइनस साइन तो सिर्फ उसका नेचर इंडिकेट कर रहा है, वैल्यू तो दोनों की सेम ही होती है चार्ज की। तो सर तो एक्सेलरेशन में माइनस लगेगा? वो तुम्हारी चॉइस, ऐसा कुछ नहीं है कि एक्सेलरेशन में माइनस लगाना है। आपको पता है कि वो उसका नेचर नेगेटिव है बस, बाकी नेगेटिव पॉजिटिव ऐसा कुछ नहीं लगा। ओके सर। सॉरी ऋतिका मैडम, आज यही क्वेश्चन डिस्कस कर पाएंगे, बाकी बचे हैं आपके 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 1 2 4 क्वेश्चन बचे हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ऐसे एक एक करके रोज एक क्लास में 2 क्वेश्चन या रोज एक कर लेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। यस सर। ठीक है, और मेरे पास किसी और बच्चों के भी डाउट्स आए हैं, भैया टेंशन मत लो, भले ही देर सबेर लेकिन सबके डाउट्स हर एक क्लास में लेंगे, धीरे धीरे सबका डाउट्स हो जाएगा।